मैं जितेंद्र सिंह। बीच में हम लोग जो है गांधी जी पर जो वीडियो बना रहे थे बीपीएससी मेंस के उद्देश्य से, तो जो हम लोग पिछला कालखंड में जो वीडियो हम लोग बनाए तो प्राचीन भारत तक बनाए थे, तो अब हम लोगों को अपने सिलेबस के अनुसार मध्यकालीन भारत पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है। और आज हम मध्यकालीन भारत पर ही वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको पीटी और मेंस दोनों में इसका फ़ायदा मिलेगा। चाहे इसको आप ऑनलाइनर कीजिए या इसको आप यानी कि एक लेख के रूप में आप लिख सकते हैं, वर्णनात्मक भी कर सकते हैं। तो बीपीएससी को ध्यान में रखकर जो है इस चीज़ को बनाया जाए, जिसका कि रेलवे एसएससी में भी इसका फायदा मिलेगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत हम लोग इसकी चर्चा करना है। मध्यकालीन भारत में आप सबको पता है कि इसमें भी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात होती है, फिर मुगल काल की बात होती है। तो इसमें हम लोग को शुरू करना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इसकी बात करनी है। और दिल्ली सल्तनत में खास करके जो तुर्कों के द्वारा, गुलाम वंश के द्वारा, तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया, जिसे गुलाम वंश कहा गया, उसकी चर्चा करनी है। यानी कि 1206 से 1290 ईस्वी तक, यहां तक हम लोग चर्चा करना है। तो हम लोग शुरू जो करते हैं, तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि 1206 से 1290 के बीच, 1206 से 1290 के बीच दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया, उन्हें गुलाम वंश का शासक माना जाता है। 1206 से 1290 के बीच दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंश जो थे, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि कुतुबी, इल्तुतमिश यानी कि शमसी, बलबन यानी कि बलबनी। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि 1206 से 1290, 1206 से 1290 ईस्वी तक जो शासन की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि इसके मध्य यानी कि बीच में, मध्य दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंश, इसकी बात हम लोगों को करना है। तो कौन कौन राजवंश था? तो मुख्य रूप से आप देखिएगा कि राजवंश यानी कि पहला आप देखिएगा कि हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको हम लोग कुतुबी वंश से भी कह सकते हैं, यानी कि कुतुबी, ठीक है ना। उसके बाद जो शासन आती है वो आती है इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश इसकी आती है। तो इल्तुतमिश को जो है आप देखेंगे कि इसको कहा जाता है शमसी, शमसी कहा जाता है। और उसके बाद आता है बलबन, जिसको कि कहा गया है बलबनी। इतनी ये शासकों का है। अब जो क्वेश्चन उठता है कि इन शासकों को गुलाम वंश का शासक क्यों कहा जाता है, जो कि आप देखेंगे
कि इन शासकों को गुलाम वंश का शासक क्यों कहा जाता है, इसका एक लोग कारण देते हैं कि ये जितने थे कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या बलबन, ये सभी लोग गुलाम हुआ करते थे। लेकिन इन शासकों का गुलाम वंश का शासक कहना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि इन तीनों तुर्क शासकों का जन्म जो हुआ था वह स्वतंत्र माता पिता से हुआ था। इन शासकों को गुलाम वंश का शासक कहना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि इन शासकों का जो जन्म हुआ है वो जो है स्वतंत्र माता पिता से हुआ था। इसलिए इन्हें प्रारंभिक तुर्क शासक व मामलुक शासक कहना अधिक उपयुक्त होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं बलबन में इल्तुतमिश एवं बलबन इलबारी तुर्क थे। अब जो है हम लोग शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इनका शासन था 1206 से आप देखेंगे कि 1210 ईस्वी तक इस व्यक्ति का शासन था। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद, चूंकि मोहम्मद गोरी को अपना कोई पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाया। सिंहासन पर बैठने के समय ऐबक ने अपने आप को मलिक एवं सिपह सलार कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर बैठने के समय कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को मलिक एवं सिपह सलार अपने आप को कहा। इसी पदवी से अपने आप को उसने संतुष्ट रखा और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम से न तो कोई सिक्का जारी किया और न ही खुतबा पढ़वाया। सिंहासन पर बैठने के समय ऐबक को मोहम्मद गोरी के अन्य उत्तराधिकारी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब सिंहासन पर बैठा उस समय मोहम्मद गोरी के कुछ अन्य उत्तराधिकारी थे, जैसे कि आप देखेंगे गयासुद्दीन महमूद, फिर जो है आप देखेंगे ताजुद्दीन यालदोज का भी आप नाम सुने होंगे, एवं नासरुद्दीन कुबाचा। ये लोग जो था विद्रोह शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। अब इन लोगों के विद्रोह को खत्म करने के लिए आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक अपनी नीति बनाई, और वह नीति जो बनाया वह वैवाहिक नीति था। और ऐसे भी आप देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री में कि हर एक वंश ने भी इस नीति का प्रयोग किया था, और आगे भी आप देखेंगे अकबर के भी कार्यकाल में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक नीति को आधार बनाया। उसने यालदोज से, जो गजनी का शासक था, ये जो यालदोज था ये गजनी का शासक था,
तो याल्दोज से ये क्या किया कि इसकी पुत्री से अपना विवाह किया। याल्दोज की पुत्री से जो है विवाह किया। कौन विवाह किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और नासरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह किया। ये कुबाचा जो है इनसे ऐबक जो है, ऐबक अपनी बहन का विवाह किया। ठीक है ना। और आप देखेंगे कि इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह किया। जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश, इससे जो है ऐबक अपनी पुत्री, ऐबक जो है, ऐबक अपनी पुत्री से इसका विवाह किया। उसके बाद कुबाचा इस समय मुल्तान और सिंध पर, याल्दोज जो है गजनी पर शासन कर रहा था। इन वैवाहिक संबंधों के कारण याल्दोज एवं कुबाचा जो है इन लोगों की तरफ से विद्रोह का खतरा कम हो गया। कुछ समय बाद कालांतर में गोरी के उत्तराधिकारी, मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को जो है आप देखेंगे कि सुल्तान के रूप में स्वीकार करते हुए 1206 में सिंहासन, छत्र और राजकीय पताका एवं नकारा भेंट किया। इस तरह ऐबक एक स्वतंत्र शासक के रूप में तुर्की राज्य का संस्थापक बना। लेकिन अब इसके शासन करने की बात आज करना है। तो मध्य कालीन भारत ये टॉपिक है। इसमें जो है बात करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के खास करके इसके शासन काल को हम लोग जो है 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसके शासन काल को कितने वर्ग में हम बांट सकते हैं? 3 वर्ग में बांट सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि 1192 से 1206, 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, पहला ये हो गया। दूसरा हुआ कि 1206 से 1208 तक, 1206 ईस्वी से 1208 ईस्वी तक किया गया। और तीसरा जो इसका कालखंड है 1208 से 1210 ईस्वी तक। ये 3 कालखंड में हम लोग बांट सकते हैं। तो तीनों कालखंड को जो हम लोग बांटेंगे तो किस आधार पर? तो देखिए 1192 से 1206 की अवधि को सैनिक गतिविधियों की अवधि कहा जा सकता है। सैनिक गतिविधियों की अवधि जो है कहा जा सकता है, यानी कि इसका शुरुआती दौर था। 1206 से 1208 तक की अवधि राजनयिक कार्यों की अवधि कहा जा सकता है। ये जो है राजनयिक अवधि कहा जा सकता है। ठीक है ना। यानी कि 1206 से 1208 के तक के कालखंड को राजनयिक अवधि कहा जा सकता है या कहा जाता है। और 1206 से 1210 के अवधि को दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा बनाने में बीता, इसलिए इस समय इसने स्वतंत्र भारतीय देश पर शासन के रूप में कार्य किया। यानी कि यहां दिल्ली की
रूपरेखा बनाने एवं स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य, ये 3 अवधि में, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। 1192 से 1206 की अवधि को सैनिक गतिविधियों की अवधि कहा जा सकता है। इस समय ऐबक ने उत्तरी भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा जो जीते हुए प्रदेश थे उस पर शासन किया। 1206 से 1208 तक की अवधि, जिसे राजनयिक कार्यों की अवधि माना जा सकता है, इस अवधि में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के भारतीय सल्तनत में मलिक एवं सिपह सलार की हैसियत से काम किया। 1206 से 1210 की अवधि, जिसमें मोहम्मद गोरी का अधिकांश समय दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा बनाने में बीता, इस समय इसे स्वतंत्र भारतीय प्रदेश पर स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के भारत में राजनीतिक उपलब्धि के विषय में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि इसने नए प्रदेश जीतने की अपेक्षा जीते हुए प्रदेशों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाखों का दानी यानी कि लाख बख्श कहा गया है। इतिहासकार मिनहाज ने इसकी दानशीलता के कारण ही इसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है। फरिश्ता के अनुसार उस समय किसी भी दानशील व्यक्ति को ऐबक की उपाधि दी जाती थी। साहित्य एवं स्थापत्य कला में भी ऐबक की बहुत दिलचस्पी थी। इसके दरबार में विद्वान हसन निजामी एवं फक्रे मुदब्बिर जैसे व्यक्ति रहते थे, उनको संरक्षण प्राप्त था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में ऐबक के नाम के साथ कुव्वतुल उल इस्लाम 2.5 दिन का झोपड़ा एवं कुतुब मीनार के निर्माण को जोड़ा जाता है। कुतुब मीनार, जिसे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया गया है, के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। अपने शासन के 4 वर्ष बाद 1210 में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया, जिस कारण से जो है उसकी मृत्यु हो गई। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है शासन। अब जो है हम लोग अगले जो है वीडियो में बात करेंगे इल्तुतमिश के विषय में। जय हिंद, जय भारत।